हर आदमी की ये बात है भाई इतनी नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, जो पढ़ रहा है उसे नौकरी चाहिए। आप इस काबिल बनिए कि नौकरी दें आप। नौकरी मांगने की नौबत तो बाद में आए कि कुछ नहीं हो रहा था, चलो नौकरी मांग लो। मैंने और मेरे बेटे ने 103 गांव घर घर जाके हमने अपने ट्रैक्टर से, अपनी मशीन से, अपनी दवाई से सैनिटाइज कराए उस समय, चाहे वो गांव हिंदू का था, चाहे मुसलमान का था, किसी वर्ग का भी था। लेकिन हमारी बात आज तक वहाँ नहीं पहुँची। ये हमारी कमी नहीं थी, ये पार्टी के जो नेता हैं, जो संगठन है, जो भी, उन लोगों ने नहीं पहुँचाई। हमें कोई कष्ट भी नहीं है, हमें तो काम की सेवा करनी, सेवा करी, उसका फल जनता तो जानती कि इन्होंने करा, हमें जनता में फॉलोइंग बनानी। राजनीतिक लोगों ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी और ऐसा माहौल बना दिया कि लोग समझ लगे कि सारे पॉलिटिशियन एक से ही होते हैं। देखो मेरे लिए तो योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो वही अच्छी बात है। योगी जी आज नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस समय पूरे देश में इलेक्शंस 2024 की लहर बहुत तेजी से फैल रही है। उसमें हमारे देश की नेशनलिस्ट पार्टीज अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक से बढ़कर एक मैनिफेस्टो आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों आइए आज देश की रूलिंग पार्टी से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब देश में और क्या डेवलपमेंट आना है और कहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं राजेश कुमार सर का। उन्होंने हमें आज टाइम दिया, उसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, बहुत सही है, ठीक है। सर सबसे पहले मैं हमारे ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं कांट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहा हूँ और उसी विधानसभा से मेरे पिताजी चौधरी नौनिहाल सिंह भी विधायक रहे हैं। ओके और मैंने 1987 से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। जी, मैं अब तक विधानसभा के 7 चुनाव लड़ चुका हूँ ठीक है और 2 बार विजय प्राप्त कर चुका हूँ। जी। 1991 में मैं मात्र 259 वोट से हार गया था ओके और 1993 में मात्र 1700 वोट से हारा था। ठीक है 1996 में मैं बीजेपी में आया जी। और बीजेपी में आने के बाद मैं आज तक बीजेपी में हूँ। ओके और बीजेपी में आके जो संस्कार मुझे मिले, जी जो मुझे एहसास हुआ जी। कि इस पार्टी में बहुत अच्छा भविष्य है, हाँ जी। तो मैं उस समय 96 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो उस समय के सर्वाधिक वोट लेके उस समय तक के मैं विधायक बना। ठीक है उसके बाद फिर मैं 2002 में चुनाव नहीं जीत सका, 2007 में चुनाव नहीं जीत सका, क्योंकि मेरे क्षेत्र की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ जब तक ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का ना हो हाँ जी। तब तक वहाँ जीतना संभव नहीं है। उसके बाद फिर 2017 में पार्टी ने मुझे फिर टिकट दिया और मैं फिर तब तक के सर्वाधिक 73,000 वोट लेकर मैं फिर दोबारा विधायक बन गया। ओके और 2022 में जी। जब चुनाव हुआ तो मुझे 2017 से भी 20,000 लगभग वोट फालतू मिले, लेकिन चुनाव नहीं जीत सका। ओके ये मेरा राजनीतिक जीवन रहा। और अब मैं, क्योंकि मेरी जो अमरोहा जो पार्लियामेंट है, हाँ जी। तो मेरी कांट विधानसभा पहले अमरोहा में ही आती थी ओके और अधिकांश हिस्सा परिसीमन से पहले अमरोहा में ही आता था। और अमरोहा में मेरा बहुत अच्छी मेरी फॉलोइंग है। वहाँ के लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि यहाँ जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आप हो, आप भी टिकट मांगो जी। तो मैं भी इस बार अमरोहा लोकसभा से ट्राई कर रहा हूँ और अमरोहा से टिकट मांग रहा हूँ पार्लियामेंट का। और मैं समझता हूँ कि अगर ठीक ठाक रहा जी। तो मेरा वहाँ पे पार्टी में भी ठीक ठाक है ऊपर, क्योंकि मेरे पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का या वैसा कोई आरोप तो लगा नहीं, ना ही मेरे पिताजी पे लगा। हमारे परिवार को एक ईमानदार और राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता। ओके। तो मैं समझता हूँ मेरा नंबर पहला आएगा और टिकट भी मुझे प्राप्त होगा। सबसे पहले तो जीवन के इस उतार चढ़ाव से जी, आपको क्या सीखने को मिला? मुझे सीखने को ये मिला कि भाई आप संघर्षशील आदमी को रहना चाहिए। क्योंकि देखो 35 साल राजनीति में टिकना, जब से मैं 86 से लेकर 87 से लेकर आज तक टिका हुआ हूँ बराबर, क्योंकि इतने मेरे सामने कई लोग राजनीति में आए और चले गए, हाँ जी। गायब हो गए, आज उनका नाम निशान भी नहीं है और मैं बराबर चल रहा हूँ और मेरी फॉलोइंग आज बढ़ती चली जा रही है जब से लेके। तो उसका केवल कारण ये कि चुनाव तो मैं 2 ही जीता, 5 तो मैं हारा। ठीक है उसके बावजूद पार्टी मुझे टिकट भी दे रही है और मेरी फॉलोइंग बन रही, क्योंकि मेरी फॉलोइंग है जनता में, तो पार्टी मुझे टिकट भी दे रही है। जी। तो दोनों ही हाथेदारी बचती है कि पार्टी का भी मुझ पर बहुत एहसान है कि पार्टी मुझे टिकट से नवाज रही है, साथ ही मैं भी बराबर मेहनत करता हूँ। तो आदमी को अपने मेहनत में लगा रहना चाहिए। जीत हार तो चलती रहती है। जिस क्षेत्र में आदमी काम करता है, अगर मैं राजनीति क्षेत्र में काम करता हूँ तो मुझे जीवन में राजनीति करनी है, उसमें जीत हार नहीं देखते। उसमें तो मेहनत करनी है, हमें अपने लोगों काम करने, अपने लोगों काम आना। जी। नहीं, मैंने आपकी इस स्टेटमेंट से एक चीज़ सीखी कि लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार उन्हें समझ गए, आप उनकी प्रॉब्लम्स को आपने फेस कर लिया, तो वो फिर आपको हर समय सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं तो आज भी जब घर से निकलता हूँ, जिस समय 5 साल विधायक रहा, तो मैं ये दावा करता हूँ, हालांकि थोड़ा मतलब राजनीतिक जीवन में लाइजिंग बहुत जरूरी है और वो उसकी मेरे अंदर कमी है।
जी। मैं लाइजिंग नहीं कर पाता ज़्यादा, लाइजिंग तरफ मैं ध्यान नहीं देता, मैं कभी पार्टी पे या पॉलिटिक्स की तरफ इतना इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन मेरी इतनी अच्छी लाइफ रही है पॉलिटिकल लाइफ कि मैं जब 5 विधायक रहा पिछली बार, तो मैं ये दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक दो, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा विधायक रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2-4 विधायक ही और ऐसे होंगे जिन्होंने इतना समय पब्लिक को दिया होगा। ओके। मैंने सर्वाधिक समय अपना पब्लिक को दिया, जी। और इसी टेबल पे बैठ के मैं सब सुबह को जब उठता था, हाँ जी। तो जब तक सारे लोग निपट नहीं जाए सबकी समस्याएं ठीक है। सुनने के बाद, तभी मैं कहीं बाहर निकलता था। और आज भी मेरी स्थिति वही है। सुबह जब उठता हूँ ना, तो घर से निकलता हूँ तो पहले यहाँ पे जो लोग मेरे बैठे हैं, पहले मैं उनका काम, चाहे एसडीएम से हो चाहे थाने में हो, जो भी मेरे बस की बात है वो करता हूँ उनके काम, उसके बाद ही मैं कहीं जाता हूँ। ठीक है। रही बात विकास की, तो विकास तो मेरे कांठ विधानसभा क्षेत्र में आप जाके देख सकते हो कि सर्वाधिक विकास कांठ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। जो काम आज़ादी के बाद आज तक नहीं हो पाए थे कांठ विधानसभा क्षेत्र में, वो काम मैंने कराए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कांठ में बस स्टैंड आज तक नहीं था। अच्छा। बना ही नहीं, कितने विधायक रहे, सब कुछ रहा कि इससे बस स्टैंड नहीं बना कांठ में। जी। कि मैंने इस बार बहुत खूबसूरत बस स्टैंड है कांठ में बनवाया, और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, ये जो सेंट्रल में है, मथाना गाँव है, हम अच्छा। मुरादाबाद नूरपुर रोड पे पड़ता है वो। ओके। तो वहाँ मैंने सेंटर में, वहाँ एक मैंने जो मतलब एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराई, इसमें लड़के लड़कियाँ सारे लोग को एजुकेशन मिलेगी, और एग्रीकल्चर का भी उसमें प्रबंध कराया जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लिए है बिल्कुल। मेरी तरफ से। तीसरा, हमने एक बीज प्रमाणीकरण केंद्र, एक हमारे यहाँ गाँव है यहाँ हकीमपुर, अच्छा। मतलब उचैती एक फार्म है, उस पर एक जगह थी सरकारी, उसमें बीज प्रमाणीकरण केंद्र है। उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जिसका उद्घाटन शाही जी करके गए थे। ओके। वो हमने कराया। साथ ही आज कांठ विधानसभा क्षेत्र में आप जाके देख सकते हो कि सड़कों की तो कोई कमी ही नहीं रही। बिल्कुल। जितनी सड़कें हम बनवा पाते, सरकार का तो उसमें हाथ रहा ही है, मुख्यमंत्री जी का तो उसमें हाथ रहा ही है, लेकिन वह है कि हमने उनको प्रस्तावित हमने किया। तो मैं समझता हूँ भरपूर सड़कें, और मुख्यमंत्री जी ने खुले हाथ से हमें सपोर्ट किया। नहीं, ये चीज़ मुझे अभी रास्ते में आते हुए दिखी भी। आज से कुछ साल पहले जब मेरा यहाँ पे मुरादाबाद में जब आया था, तो सड़कों का कोई भी एक सही जो तालमेल होता है वो चीज़ नहीं थी। इतनी डिस्टर्बेंस रोड में, पर आप आज आके देखो, हाईवे टू हाईवे कनेक्ट, मतलब पता ही नहीं चला कि कब आप आज लखनऊ अगर जाओगे, हाँ जी, तो जब मैं 17 में विधायक बना लखनऊ गया, तो बड़ी परेशानी गाड़ी से जाने में होती थी। ठीक है। क्योंकि अब विधायकों का सिस्टम, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधायक था तो ये था विधायक ट्रेन से गए, अपने रिक्शा में भी घूमते रहे और वैसे भी। अब विधायकों का सिस्टम ये होगा भाई, गाड़ी जब तक लखनऊ में ना हो तो वहाँ के काम होने भी बड़े मुश्किल पड़ जाते थे, इसलिए गाड़ी से ही जाना पड़ता है ज़्यादातर। तो गाड़ी से रास्ता 8-8 घंटे का था उस समय, 9-9 घंटे का था। आज वही रास्ता 5 घंटे का हो गया। ये सब सरकार की देन है, क्योंकि जितने फ्लाई ओवर, जितने ओवरब्रिज पिछली सरकारों ने अधूरे छोड़ दिए थे, काम अधूरे छोटे टुकड़े बीच बीच में पड़े हुए थे, जो 4 लाइन बन रही थी, आज हमारी सरकार सारे पूरे कराती है। और अब मैं समझता हूँ लखनऊ तक अब केवल एक रेलवे क्रॉसिंग रहा है बस, और बाकी सब निर्बाध रास्ता, 5 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हो। नहीं, इस चीज़ की तो तारीफ एक्चुअली में बनती है कि इतना अच्छा रोडवेज कर रखा है कि पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। मैं आम आदमी की दृष्टिकोण से जानना चाहता हूँ कि भाजपा का असली मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं आया कि भाई मुझे आप भाजपा के बारे में चीज़ें बताओ ताकि मैं उसे ज्वाइन कर सकूँ। जी। तो भाजपा की आज आप विशेषताएं बताएं, एक तो पहली चीज़, और दूसरा भाजपा का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए, भाजपा, पहली बात तो भाजपा को सिंगल मैन पार्टी नहीं है। जैसे मान लो मायावती की पार्टी, तो मायावती सिंगल मालिक है जी। आरएलडी है, मैं भी आरएलडी में था पहले कभी, अच्छा। तो वो भी सिंगल मैन पार्टी रही है। हाँ जी। बाकी मुलायम सिंह भी 1 मैन शो है। ओके। मुलायम सिंह जो कह रहे हैं, मुलायम सिंह का एक ही लीडर रहता है भाई, कुछ भी चाहे पूरी पार्टी हो, लेकिन चलेगी वही जो मुलायम सिंह कहेंगे, या मुलायम सिंह के अब बेटे हैं वो कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की नहीं है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे गोपाल अंजान एमएलसी बने हैं, भुर्जी है कौम से जी, और उनका केवल एक सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको उठा के पार्टी ने एमएलसी नॉमिनेट कर दिया। अच्छा। भूपेंद्र सिंह है, मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, आज जो प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं। ओके। तो पार्टी की देन है, पार्टी ने उनको, उनके काम को, जो उन्होंने मेहनत की आज तक, उसको सराहा पार्टी ने। और पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए आज 1 बार एमएलसी बनाया, 2 बार एमएलसी बनाया, मंत्री भी बनाया, और आज पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा है। समझ गया। तो ये पार्टी हमारी परिवारवाद की पार्टी है, जो काम करता है उसको मिलता है, उसका प्रमोशन और उसको अपग्रेड मिलता है। बिल्कुल। तो एक सिंपल सरल भाषा में कि भाजपा का ये मानना है कि अगर आप समाज के लिए सही काम करोगे तो आप भाजपा से जुड़ सकते हो। पर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के समय में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो आपकी अपोजिशन वाली पार्टीज कह रही है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर
आप लोग बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टीज के आप लोग ले रहे हो, जी उनको कोई ना कोई आप कैबिनेट या कुछ ना कुछ आप उनको एक ऑफर दे रहे हो, और उनके जो केसेस हैं वो उससे बंद हो रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं तो दाग धुल जाते हैं ना, जी सेम वो चीज़ उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम यूथ हैं, यूथ जब अपने देश के प्रधानमंत्री की पार्टी के बारे में ऐसा कुछ सुनता है ना, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, क्योंकि 2013 से लेके अब तक आप लोगों ने इतना संघर्ष करा और आप लोग कंटिन्यू हमारे देश को रूल करते आए हैं, तो उस चीज़ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं कोई वॉशिंग मशीन में धुलने नहीं आया था, जी लेकिन मुझे आने के बाद महसूस हुआ कि ये पार्टी मेरे लिए सुरक्षित है और यहाँ अगर मैं काम करूँगा तो मेरा जो काम का फल है वो मुझे ही मिलेगा, बिल्कुल। ना कि और पार्टियों की तरह काम करे कोई जी और मजा ले कोई। जी। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र में काम कोई और आदमी कर रहा है, टिकट कोई और लेके भाग गया। ठीक है। सही बताऊं, मैंने टिकट में मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, अच्छा टिकट मुझे आसानी से मिलता है। इसलिए मिलता है कि पार्टी को मालूम है कि मेरी पब्लिक में फॉलोइंग है जी। और मेरे मुकाबले कोई आदमी टिकता नहीं, इसलिए टिकट मुझे ही मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन तो है ही, हाँ जी वॉशिंग मशीन है भाई। वॉशिंग मशीन कैसे है? वॉशिंग मशीन का मतलब ये नहीं है कि जो लोग इसमें आ रहे हैं तो उनके पाप पुराने धुल गए, लेकिन नए जब वो मोदी जी के और योगी जी के संपर्क में आते हैं और उनका आचरण ग्रहण करते हैं तब वो वाकई में उनका क्लीन हो जाता है, मन साफ हो जाता है उनका, और भाजपा के जो नियम कानून है और जो भाजपा की नीति है उस पर चलने लगते हैं वो। ठीक है तो वॉशिंग तो हो ही गई उनकी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने उन्होंने के करे हुए काम है, जो पुराने उन्होंने पाप करे उन्हें धोने का काम भाजपा नहीं करती। अच्छा, वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं, चलते रहते हैं उनके ऊपर जो भी ना, कुछ भी है मुकदमा कोई किसी का वापस नहीं लिया, मुकदमे हमारे वापस नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के आज तक। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कांट में एक सभा कराई थी, उस समय समाजवादी की सरकार थी है। और उस समय एक किसान महापंचायत करी थी कांट में हमने, और उसमें बहुत बवाल हुआ था। उसमें रेल रोक दी गई थी, उन्होंने रोक दी थी, और एक डीएम की आंख फूट गई थी उसमें, अच्छा बड़ा बवाल हो गया था उसमें। तो उसमें बहुत लोगों पर केस दर्ज हुए, आज तक नहीं छोटे केस, 3-3 महीने लोग जेल में रहे। हमारी पार्टी सरकार 5 साल लगी, अगर ऐसे अंधी कट रही थे सबसे पहले हम अपने लोगों के वापस ले लेते। जी कोई वापस केस नहीं लिए। जो लोग हमारी पार्टी में रहे उनके केस या उनके पुराने पापों को धोने नहीं बैठी पार्टी, ओके वो तो मोदी जी के और योगी जी के हाँ जी जो सिद्धांत हैं उन पर चलने के लिए आए हैं, ठीक है, वही वॉशिंग मशीन है। मतलब दागों को साफ कर। हाँ, जब वो आते हैं पार्टी में तो उनका स्वागत है, आइए आप मोदी जी के और योगी जी के आचरण सिद्धांतों पर चलेंगे तो आप पार्टी में रहेंगे, नहीं टिकेंगे ही नहीं, आप कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक आइए आप, आने के लिए गेट दरवाजा खुला हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी में टिकेगा, उसे कुछ मिलेगा। जो नहीं चलेगा वो फिर वापस चला जाएगा। जब कोई दूसरी, ऐसे लोग होते हैं बहुत कि जो पार्टी सत्ता में आई उसमें भागे। बिल्कुल अब इस समय दौड़ लगी हुई है भाजपा में, हाँ जी साहब मुझे भी भर्ती कराओ, मुझे भर्ती कराओ। पार्टी ने भर्ती खोल दिया, आ जाओ भैया जैसा आना आइए। अब पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग का काम चल रहा है इस समय। अच्छा जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पूर्व विधायक ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आइए, स्वागत है। लेकिन काम आप भाजपा करोगे, भाजपा की नीति के अनुसार करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो आप फिर वापस चले जाओगे धक्के खा के। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है कि यहाँ पे अगर आप इन्हें वॉशिंग मशीन का टैग दे रहे हो तो वो सही दे रहे हो, क्योंकि ये उन दागों को साफ कर रहे हैं। पर जो पहले की गलतियां हैं ये उनको साफ नहीं करी, वो कहीं ना कहीं आज भी केस चल रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे गुरु के पास शिष्य जाते हैं, पुराने जमाने से आया है कि साहब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए रामचंद्र जी भी गए और लोग भी गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, फलाने ऋषि के पास गए जी और वहाँ उनका मन साफ हुआ, वहाँ उन्होंने उनको इस समाज के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से उनको ढाला, और तब जब तैयार हो गए राजकुमार लोग तब अपने उसमें सिंहासन पर जाके बैठते थे वो। तो ऐसी हमारी पार्टी, तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, इसमें जो आएगा उसके तो सब कलंक धुलेंगे। ठीक है, जो आगे के लिए उसे सीख मिलेगी, आगे के लिए वो सही हो जाएगा, पीछे जो उन्होंने कर दिया वो भुगतेगा आपने। बिल्कुल। भगवान श्री रामचंद्र जी से मुझे बात याद आई, हमें अयोध्या में पॉडकास्ट करने का मौका मिला था, तो वहाँ के जो महंत हैं वो ये कहते हैं कि जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी आई थी ना, वैसे ही मोदी जी और योगी जी की जोड़ी। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? जी सही बात है। आज भी मैं बैठा था गांव में, तो वहाँ पे गांव में एक आदमी ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, भाई कि टिकट किसका हो रहा है। तो मैंने भी, अभी तो मुझे पता नहीं टिकट किसका हो रहा है, मैं तो अमरोहा में टिकट मांग रहा हूँ जी, और मुरादाबाद में टिकट किसका हो रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने यही सब जो आप कह रहे हैं वही कहा, भाई राम लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, अच्छा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं और राम जी क्या कह रहे हैं। मैंने भाई वो अभी कुछ कहेंगे तो वो तो टिकट हो ही जाएगा जिसे वो कहेंगे, लेकिन अभी वो कुछ कह ही नहीं रहे। बिल्कुल। यहाँ तो केवल तोला जा रहा है, सबके बायोडाटा लिए जा रहे हैं, सबके काम देखे जा रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब पार्टी ऐसी ले रही, सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप भी जानते हो सबसे ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी में। और आज ये डिजिटल युग होने के कारण, मतलब मैं भी जो आज कर रहा हूँ, मेरा भी पूरा डाटा सरकार के पास है, पार्टी के पास है। किसी पार्टी को, किसी जिलाध्यक्ष से किसी को बुला के पूछने की अवस्था नहीं है, वहीं उठाएंगे और देख लेंगे उस पर।
व्हाट्सएप पे कि भाई ये आदमी कर क्या रहा था अब तक, ये करता क्या है अपने जीवन में। तो अब पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई और इसके ऊपर हर हर आदमी के ऊपर निशाना है। और वैसे भी आप बचे कहाँ को आदमी बताइए आप, हर गांव में, हर गांव के पार्टी के पास इस समय 20-25 नंबर हैं। बूथ कमेटी गांव में मौजूद है, 11 मेंबर है उसके। इतने लोग जिसके पार्टी के बैठे हों वो कहाँ को आ रहेगा। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, मैं एक बहुत कटु सत्य कहने जा रहा हूँ। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी, अब जनसंख्या कितना वोट पड़ता होगा, 80-90 करोड़, ठीक है ज्यादा से ज्यादा। जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी रूप में, चाहे सामूहिक विवाह रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे सौभाग्य योजना में कनेक्शन रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा रहा हो, किसी भी चाहे जनधन योजना रही हो, कोई भी योजना रही, किसी न किसी योजना में आदमी को ऑब्लाइज पार्टी कर चुकी इतने लोगों को। अच्छा। 100 करोड़ से भी ज्यादा, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ऑब्लाइज कर चुकी पार्टी, जिन्हें किसी ना किसी रूप में पार्टी लाभान्वित कर चुकी। चाहे किसी को चूल्हा मिला हो, चाहे किसी को 3 चीजें भी मिली हैं। अच्छा। अब जब इतने लोगों को लाभान्वित करती, वोट मांगने की जरूरत कहाँ फिर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने लोगों को पार्टी ने ऑब्लाइज किया, जितने लोगों को पार्टी ने लाभान्वित किया, उसमें से 70% वोट हमारी पार्टी को नहीं मिलता, 30% वोट केवल मिलता हमारी पार्टी को। 70% लोग वो फायदा उठा रहे हैं जो हमें वोट नहीं देते। हमारी उनसे ही दरख्वास्त है पार्टी की कि भाई आप हमसे फायदा उठा रहे हो, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम आपके लिए हर समय तैयार है, फिर आप वोट हमें क्यों नहीं देते। वोट भी हमें दीजिए आप। मतलब वो एक कहावत है ना, एक थाली में खाना हो, फिर ऐसे करके कुछ कहावत है हाँ। कि जिस थाली में खाए उसी उसमें थाली में छेद। जी। उसमें छेद, तो वो छेद करने वालों को तो हमारे यहाँ कोई जगह है नहीं। ओके। और सही बात तो ये, वो छेद करने वाले छेद करते रहे। भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी मजबूत हो चुकी, तो अभी मतलब मैं कोई बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन 2 टर्न की तो मैं ही, 2-3 टर्न की तो मैं ही जिम्मेदारी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब हिलने वाली नहीं है। समझ गया। केंद्र में तो हिलने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ना उत्तर प्रदेश में हिलने कहीं जा रही, क्योंकि इनकी दूसरे वालों की आप देख रहे हो। हमारा तो पार्टी भी नहीं चाहती कि विपक्ष खत्म हो, हम चाहते हैं विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष खत्म होने जा रहा जी। अपने अपने कर्मों से खत्म होने जा रहा है वो। बिल्कुल। जबकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी आवश्यक है। जी। मैं एक चीज़ जानना चाहता था जी। ये मेरा भी और बहुत पब्लिक का ओपिनियन होता है जी। कि एज अ पॉलिटिशियन आप लोगों का डे शेड्यूल क्या रहता है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है तो उसका क्या काम है कि भाई सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ करा, अपना ऑफिस किया, बच्चे हैं तो स्कूल गए। पर क्योंकि आप लोगों के पास ना 2 चीज़ें सबसे मेन है। पहला, आपके अपोजिशन में कोई बैठा है जिसकी नज़र आप पे 24 घंटे है कि आप लोगों ने जहां गलत कदम उठाया हाँ, वो उसे पब्लिक में दिखा देगा। दिखा देंगे। दूसरी, आप लोगों को समाज के साथ जुड़ के रहना है, आप लोगों को उनकी परिस्थितियों को और सही करना है। तो इस मेंटल प्रेशर को कैसे डील करते हो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली। पॉलिटिकल आदमी, देखो मैं भी पॉलिटिकल हूँ और मेरे जिले में मेरे जैसे 20 आदमी होंगे। ये सबकी लाइफ एक सी नहीं होती। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में टेंशन लेते हैं। ठीक है। जैसे मेरी आदत है, मैं टेंशन लेता हूँ छोटी छोटी बात की भी। कुछ लोग टेंशन नहीं लेते, उन्हें परवाह नहीं होती, तो वो उतना आगे चल भी नहीं पाते। जैसे हमारी लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ पॉलिटिकल आदमी की बहुत टिपिकल लाइफ है जी। हालांकि पब्लिक चाहे ये भी कहीं पॉलिटिकल लोग मजा ले रहे हैं बड़े लोगों को देख के कि भाई इनकी तो मौज है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, वो बॉलीवुड मूवीज में ऐसा जैसे दर्शाते हैं हाँ, कि लग्जरी लाइफस्टाइल है। हाँ, बस ऐसे टेबल पे अब बैठ के जैसे साइन कर दिए। हमें एक दिन मौका मिला कि हम डीएम साहब के पास 2 घंटे बैठे। रात को उन्होंने बुला लिया हमें 10 बजे, 11 बजे तक हमने उनकी, 12 बजे तक हमने उनकी कार्यशैली देखी। तो लोग ये कहते हैं कलेक्टर तो कलेक्टर ही होता है यार, कलेक्टर से बढ़िया तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कलेक्टर तो खराब जिंदगी नहीं, इतना काम है उसके पास। बिल्कुल। इतना काम है उसके पास, इतनी टेंशन है उसके पास हर विभाग की कि मैं समझता हूँ झेल कैसे रहे। वही स्थिति हम लोगों की भी, जैसे मान लो आपके पास बैठे हैं, अब हमें कल अपनी चाहे किसी रिश्तेदारी में जाना है, शादी में जाना है, लेकिन अभी रात में भी अभी आदमी आ गया साहब फलानी जगह मर्डर हो गया, उसका पोस्टमार्टम रात में ही होना, तो हम और काम सब छोड़ देंगे। ये क्योंकि पोस्टमार्टम जैसी चीज़ है और किसी आदमी का मर गया तो हमें अभी उठ के चलना पड़ेगा, और अभी हम डीएम के पास भी जाएंगे, पोस्टमार्टम का आदेश कराएंगे, कप्तान पे भी जाएंगे, सीएमओ पे भी जाएंगे, सब पे जाएंगे। और चाहे रात के 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, हम रहें। विशेष परिस्थिति अगर ऐसी भी है हम नहीं रह पाते, अपने गनर को छोड़ेंगे या अपने बेटे को छोड़ेंगे, वहाँ उसका पोस्टमार्टम कराएंगे, उसकी बॉडी बेच के तभी हम सांस लेंगे। ठीक है। सुबह जैसे मान लो हम कुल्ला कर लिया हमने, अपने फ्रेश होने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तौलिया कंधे पे, और उसने जाके कह दिया फलाना विशिष्ट आदमी आया, तो हम छोड़ देंगे, तौलिया रख देंगे भैया, पहले उसकी बात सुने, वो इंतजार ना करे कि मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं और की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन की बात अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरा अपना जीवन ये है कि शायद ही कोई आदमी ये कहने वाला मिल जाए। हालांकि देखो अब बात सब होते, मेरे विरोधी भी बहुत गर्दन काटने वाले, लेकिन कोई आदमी, मैं ये दावा करता हूँ, ऐसा भी नहीं मिलेगा जो ये कहते कि विधायक ने बैठ के मुझे 2 घंटे या 1.5 घंटे इंतजार करा दिया जी। जबकि बहुत लोग मिलेंगे आपको 3-3 घंटे इंतजार कराने वाले भी। ठीक, मैंने किसी व्यक्ति को आज तक 1 घंटा भी इंतजार नहीं कराया। ओके, मतलब आप समाज से इतना जुड़ गए रहते हैं। और घर में मैंने मना कर रखा आपने कि भाई मैं खाना खाता हुआ हूँ, जिस समय तो मुझे बताओ मुझे यार कोई बाहर बैठा है या आया है, थोड़ी देर बाद बता दो, मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मुझसे फिर खाना नहीं खाया जाता। बिल्कुल।
आदत है मेरी, ये नहीं कि मैं इतना बड़ा वो धर्मात्माओं के साथ वो तो बिल्कुल मैं समाज सेवा में नहीं, मेरी आदत है कि यार मुझे बड़ा लगी रहती है कि यार वो आदमी बाहर बैठा होगा, यार वो बाहर बैठा होगा, बिल्कुल। कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगी, तैयार हो रहा होगा तो कुछ छूट जाएगा, पेन छूट जाएगा या कोई पर्स छूट जाएगा या कोई और चीज़ रुमाल छूट जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा अगर पता चलेगी तो जल्दी जल्दी में। इसलिए तो मैं घर में भी अपने कहता हूँ कि भाई जब तक कोई आए और हम तैयार होते हो या खाना तो थोड़ी देर बाद बता दो यार कि भाई कोई आया। ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छा जवाब था, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक जो हमारे मन में वहम पाल रखा था बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जी। कि नेताओं की क्या लग्जरी लाइफ है, उस चीज़ को आज आपने दूर करा। एक चीज़ थी कि हर कोई ये कह रहा है कि देश में ना जी। इस समय मोदी लहर फैल रही है, जी और एक वीडियो वायरल हो रही है मोदी जी की, उन्होंने 400 प्लस सीटों का दावा करा है इस बार। जी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी और बहुत मुश्किल भी। जी। कुछ अपोजिशन पार्टीज की तो नींद हराम हो गई ये चीज़ सुन के। तो इस बात पे आपके क्या विचार है? इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, कांग्रेस का भी ऐसा समय आया था कभी हाँ जी। कि उसके बाद इतनी सीटें थी। अच्छा। और हाँ काफ़ी, जब राजीव गांधी बने थे उस समय सीटें काफ़ी कांग्रेस के पास थी। जी। हम और अब अभी ये इस बार जो समय आ रहा है चुनाव का, तो मैं समझता हूँ जो मोदी जी ने सोचा है हम 400 प्लस जाएंगे, जी। क्योंकि विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं। ओके। आज तो हमारे पास जो विपक्ष के लोग हैं वो टकरा रहे हैं, हमें किस तरह की ज्वाइन करा लो, हमें किस तरह की ले लो। नहीं, मुझे इसमें एक चीज़ कहनी है ये हाँ। विपक्ष वाली बात पे। जी। विपक्ष लोग ना आजकल ऑन मीडिया कहते हैं जी। कि अगर कोई पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, अगर उसने किसी एरिया पे वो इलेक्शन जीत गई, वो उसे रूल करी है, तो भाजपा उसके पीछे ईडी, सीबीआई ये छोड़ देती है। इस बात से आप लोगों को कभी दिक्कत परेशानी बात ये, हाँ ये बात सही है, देखो बात सुनो मैं, लेकिन भाजपा नहीं छोड़ी उसे, ठीक है। ईडी काम अपना कर रही है। ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने जुर्म करा दूसरी सरकारों ने नहीं छेड़ा उनको, जी। हम छेड़ेंगे। जब हम ईमानदारी से काम करें तो हम छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे भाई। ठीक है। हम तो अपनी ईडी भी है, हमारी सीआईडी भी है, जो भी हमारी राज्य हमको कहेंगे सक्रियता सक्रिय रहिए, आप लोग काम करिए। हमारी पार्टी का अगर ऐसा नेता तो उस पर भी जाइए। उस पर भी जाइए, बिल्कुल। अगर हमारी पार्टी में इतना भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है, पहली बात तो कोई भ्रष्टाचार का कलंक ही नहीं लगा आज तक पार्टी में, लेकिन अगर हो रहा है तो ईडी कौन मना करा, वहां भी जाए। ठीक है। लेकिन जब ये लोग ये बचते चले आ रहे हैं ना मुद्दत से, अच्छा। ये बच्चे चला रहे हैं, इन्हें पकड़ा जा रहा है, तो अब ये कह रहे थे कि भाजपा छोड़ रही है, भाजपा थोड़ी छोड़ रही है, नंबर एक करके तो आएगा तुम्हारा सारे। अब आप मान लो कोई भी काम होगा, काउंटिंग भी कोई कराओगे आप, कोई भी वोटर लिस्ट भी आप बनते, कुछ समय लगता है ना। ठीक है। कि भाई इस गांव की चकबंदी हो रही, मान लो इस गांव की होगी, अब इसकी होगी, अब इसकी होगी, नंबर सबका आएगा। अब ये चाहते हैं कि पहले से नहीं चुनाव पास आ रहा है, धीरे धीरे सब जब से चल ही रहा है, अब तक कोई रुकी तो है नहीं ईडी, बिल्कुल। तो नंबर सबका आएगा, चुनाव के बाद भी आएगा नंबर। अब उसमें चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे कोई से भी वाल हो उसमें। नहीं, आपने बिल्कुल सटीक नाम लिया है। मैं खैर इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वरना कुछ नहीं भरोसा मेरे चैनल पे कब अटैक हो। लेकिन एक हिम्मत की और जज्बे की बात होती है कि जब आप पे कोई नेगेटिव एलिगेशन लगाता है ना, तो उसे झेलना, वो चीज़ों से कैसे डील करते हैं? जैसे ये आपने बात बताई, और आपने बताया कि कभी भी अपोजिशन तो बैठे ही आपकी हरकतों पे देखने के लिए, है ना, कि आपकी एक गलत चाल और वो आप पे कब भारी पड़ जाए वो भारी पता पड़ नहीं। जाए। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से आप लोग कैसे डील करते हो? अब जैसे देखो हर तरह से, जैसे मान लो हमारे पे कोई काम अगर गलत हमसे हो जाता है मान लो, तो हम ऐसी नौबत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो इस तरह डील करता हूँ, मैं तो उससे नौबत नहीं आने देता कि उसे लेकर भागे और उछाले। मैं तो खुद ही अपनी गलती पहले ही मान लेता हूँ, जिस गाँव में गलती मुझसे हुई है भाई, ये मुझसे गलत हो गया, इसे मैं आगे ठीक करूँगा भाई। समझ गया। हाँ, गांव में गलती हुई है, कोई और गलती हुई, सामाजिक गलती कोई हुई, तो हम उसको, तो देखो, हाँ तो सरेआम कहते हैं, हम उनके पास पहुंच जाते हैं जहाँ जिससे मैटर होता है कि भाई अब ये गड़बड़ हो गई भाई, हमसे ही हो गई, ऐसे हम ठीक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इससे चिंता ना करो। हम उनसे पहले डील कर लेते हैं उसे। ओके। हाँ, हम विपक्ष का नंबर मैं तो आने नहीं देता अपने यहाँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर गलती हुई तो उसे खुद ही मान और लो। ना ही मैं कभी आज तक इनके झांसे में आया, ना मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ आज तक, बिल्कुल, ये क्योंकि मैंने मौका ही नहीं दिया कभी, और सबसे मैं मिलकर भी रहता हूँ। विपक्ष वाले जैसे हैं मान लो, विपक्ष वाले मेरी कोई लड़ाई राड़ थोड़ी ही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं सारे जिले में। लेकिन इतना जरूर है, सारे जिले में अगर आप जानकारी करोगे तो मेरे बारे में तो लोग ये कहेंगे वो सबसे अलग है। बिल्कुल, ये हमें सुनने को मिला, मैंने स्टडी करी, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना पब्लिक के मन में कि यार क्या ही बंदे हैं। लेकिन बस ये है कि लाइजिंग मुझसे नहीं आती, लाइजिंग अगर मुझसे आती तो मैं बहुत ऊपर पहुंच गया होता अब तक। समझ पा रहा हूँ। मैं यहीं पब्लिक में लगा रहता हूँ, और ना मुझे इसका कोई संकोच है। देखो मेरी पत्नी की डेथ अभी हो गई करीब 6-7 महीने पहले, अचानक मैं लखनऊ गया था, सोई सुबह नहीं उठी, तो ये मेरे साथ एक हादसा हो गया जिसमें मेरा ब्रेक लग गया। अब 4-5-6 महीने तो मैं गोल ही रहा। उसके बाद क्योंकि अमरोहा के लोगों का दबाव बहुत था, भाई यहाँ आप मांगो, यहाँ जितने टिकट मांगने वाले हैं आपके मुकाबले कोई नहीं है, इतनी फॉलोइंग किसी की, तो मुझे वहाँ फिर सक्रिय होना पड़ा। और सक्रिय भी जैसे लोग हुए होंगे वैसे हुए होंगे, कागजों में, होर्डिंग पे, यहाँ मेरे पे ये नहीं है। मेरे पे तो होर्डिंग तो मुझे लगाने पड़े मजबूरी में, जब और लगा रहे तो थोड़े बहुत, लेकिन मैंने 350 गाँव घूम लिए
ओके। 350 गांव में मीटिंग कर चुका मैं। वो भी इतने डार्क फेज के बाद, क्योंकि ऐसे इन हाँ, चीजों से आदमी को ऐसी स्थिति उभरने से में निकलने के बाद बहुत भी। समय लगता है। हाँ, मैंने 350 गांव घूम लिया, जिनके फोटो और बाकायदा मैंने पार्टी में कब थे। मतलब पार्टी के लिए आप एक दृढ़ निश्चय कार्य। हाँ, मैं तो हूँ। पार्टी मुझे जो समझती है वो बता रही, पार्टी होगी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं तो पार्टी के लिए भाई बहुत कुछ किया। मैंने भी किया, पार्टी ने मेरे लिए किया। पार्टी चाहे मुझे, मैं हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, पार्टी टिकट तो मुझे देती आई रही है, यही पार्टी का एहसान मानता हूँ मैं। उसका सपोर्ट बिल्कुल है। एक चीज़ है, मैं ऑनलाइन स्टैट्स देख रहा था कि आफ्टर बीजेपी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ का स्पेशली, वो बहुत कम हो रहा है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत घट रहा है यूथ का स्पेशली। उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहना तो, मैं तो ये बात आपसे अलग भी रात भी लोगों के बीच में करता भाई, ये नौकरियां हैं। हर आदमी की ये बात है भाई, इतनी नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, जो पढ़ रहा है उसे नौकरी चाहिए। भाई ये बताओ, इनकी नौकरी, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी, कौन करेगा, मतलब कौन इनको पे कहाँ से आएगी इस भारतवर्ष में। अच्छा, मेरा मतलब ये नहीं कि गलत मांग रहे, जो पढ़ेगा वो तो मांगेगा, हाँ जी, हर आदमी पढ़ेगा, लेकिन मेरा मतलब इतनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, 10,000 रुपये, उदय योजना, फलानी योजना, ढिमकानी योजना की, जिसमें 50,000 बिना लोन के, बिना आपको किसी का भाई के या उसके मिल रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक आपको लोन मिला। आपने काम शुरू करिए, आप नौकरी मांग के रहे, नौकरी दो ना। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे देश में आज के समय में देश में चल रहा है। हाँ, आप बिजनेस करिए, आप अपना सरकार business कीजिए। सरकार और सुविधाएं भी तो दे रही है। केवल हर आदमी पढ़ के फिर नौकरी मांगे तो फिर नौकरी हो जाएगी सबकी। ठीक है, समझ रहा हूँ। भाई आप नौकरी लेने वाले क्यों, नौकरी देने वाले बनो ना। ठीक है आप अपना काम शुरू करिए, सरकार आपको पैसा दे रही है, जी, इंडस्ट्री को आमंत्रित कर रही है, आप अपना काम शुरू करिए, लोगों को नौकरी दीजिए। ठीक है। एक चीज़ है, ये बहुत अच्छा जवाब था आपका। अभी मेरे एक मित्र थे, उनकी बच्ची थी, गुप्ता जी हैं वो, हाँ जी, तो वो लड़की बड़ी ऐसी थी, मैंने यार ये तुम लाला शादी होती नहीं कर रहे इसकी, बोले नहीं भाई साहब, इसका मन अभी और पढ़ने का ये वो। आज उसने, मैं देख रहा हूँ तो उसने तो अपनी कंपनी पूरी खोल ली गाजियाबाद में, और उसके अंडर में कम से कम 20-30 लड़के काम कर रहे हैं, और वो कंपनी, उसकी कंपनी की लागत जो है हो गई मेरे ख्याल से 50 करोड़ से भी ऊपर। तो सैल्यूट है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा करो ना। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि हाँ? आपका जो समाज है, जो यहाँ के नागरिक है, हाँ। वो नौकरी की बजाय अपना बिजनेस अपना काम करें। चाहती तो वो भी सरकार से नौकरी मांगती, लेकिन नहीं, उसने अपना काम करा। ठीक है। अब मेरे बेटे थे, मेरे दोनों नौकरी करिया है। अच्छा, एक 8 साल नौकरी करिया, कंप्यूटर इंजीनियर जो अभी आया था, ओके, एक दूसरा करा। मैंने यार ये तो तुम जो कर रहे हो इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। जितना तुम नौकरी तुम्हें मिलती है, चाहे 1.5 मिलती है, 2 मिलती है, कितनी मिलती है, जब बचता नहीं तो काय की नौकरी। कभी आपने करी है नौकरी? ना, मैंने नहीं करी, कभी नहीं? ना मैंने नहीं की। ये हिम्मत की बात है। हाँ क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ अचानक हो गई थी ना, तो मैं तो पॉलिटिक्स में लग गया। अच्छा। तो इन लोगों ने नौकरी कर ली, अब ये नौकरी देने वाले बन गए ना। समझ। भाई मेरे पास अपना, अब मेरे घर में इतना काम है, मेरी 400 बीघी जमीन है। अच्छा, मेरे भाई के पास और मेरे पास, तो अब उसको भी कोई देखने वाला चाहिए। मेरा एक पेट्रोल पंप है, उसको भी कोई देखने वाला चाहिए। इसने टॉफी की फैक्ट्री लगाई है अभी, कुछ लोगों के साथ होके मिलके, तो ये अपना कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। तो चाहे ये 10 पैसे का पार्टनर है, 20 पैसे का पार्टनर, लेकिन इसको एक्सपीरियंस हो रहा, नौकरी दे ही रहा, 2-4 आदमी को नौकरी मांग तो नहीं रहा। मतलब रोजगार बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। अरे अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं, जी। सैकड़ों आदमी काम करते हैं उस फैक्ट्री में। और ये चीज देख के चाहे तो ये भी, हाँ, चाहे तो हम भी नौकरी मांगते, मतलब सरकार नौकरी दो। कहाँ था सरकार नौकरी, मैं एक बात पर्सनल कह रहा हूँ आपसे, कितनी कहाँ से नौकरी दो? नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जो अपोजिशन पार्टीज है वो क्या करती है, जो आपके मैनिफेस्टो होते हैं वो उसमें से 1-2 मुद्दे उठा लेंगी, और वो पार्लियामेंट में जब स्पोक पर्सन होगा उसके सामने कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये नहीं कर पा रही, ये चीज़ ये फुलफिल नहीं कर पा रही। अब इसी के बीच में जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसमें हमें मौका मिला था। एक हरिंदर ताऊ करके किसान है, वो बहुत सारे प्रोटेस्ट में गए और वो इस बार भी शामिल हुए, तो हमने उनसे भी बातचीत करी थी। तो उनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो अपनी चीज़ें लिख रखी थी वो फुलफिल नहीं कर पाई। आपका इस बात पे क्या विचार है? क्योंकि आपने विधायक भी थे आप, है ना, आपने वो वाला फेज भी देखा, आप एक कार्यकर्ता हो बहुत लंबे समय से, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय से कार्यकर्ता होना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके क्या इस बात पे विचार है? उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश जो योजनाएं 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और जो योजनाएं उन्होंने लागू की, जन कल्याणकारी योजनाएं थी सारी, वो उत्तर प्रदेश में धराशायी रही 2017 तक। ओके। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी जी। 2017 के बाद जब योगी जी आए, हाँ जी, तब उन योजनाओं पर काम शुरू हुआ। ठीक है। और उनके, सही बात तो ये, हर चीज़ के प्रचार और प्रसार की अवस्था होती है। इसके बीच में मैं आपको ये बताऊँ, प्रचार प्रसार जितना होगा उतनी योजनाएं ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। ठीक है। और हमारी सरकार अब इसको करती भी है, मतलब अवेयरनेस गांव-गांव तक फैला। गाँव गाँव तक फैलती है। इसके लिए सरकार ने भी, आपने देखा ना, वो चलाया एक संकल्प रैली,
अच्छा, हाँ जी, संकल्प रैली में वो जो योजनाएं लेके सारी एक गाड़ी पूरे गांव में गई, और गांव में गई उसमें हम लोग कार्यकर्ता भी गए और सरकारी आदमी भी आए, जिसकी जो समस्या थी, किसी की किसान पेंशन नहीं बनी है, किसी की विधवा पेंशन नहीं बनी है, किसी की वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, जो भी समस्याएं उनकी थी हमने गाँव में घर घर जाके आप घर घर लोगों जाके ने हमने उन उसको मुश्किलों को वहाँ हर गांव में गाड़ी पहुंच चुकी है, ये समझिए आप। ठीक है, हर गांव में, तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला और उससे प्रचार भी हो रहा है। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हाँ जी, मैंने कोरोना के समय में, ठीक है, ये बात बतानी भूल गया मैं आपको, मैंने और मेरे बेटे ने 103 गांव घर घर जाके हमने अपने ट्रैक्टर से, अपनी मशीन से, अपनी दवाई से सैनिटाइज कराया उस समय, चाहे वो गांव हिंदू का था, चाहे मुसलमान का था, किसी वर्ग का भी था, चाहे किसी जाति का था। तो इसमें आपको पार्टी की तरफ से मैं यही तो बता रहा हूँ आपको बात, मैं जो कह रहा हूँ लाइजिंग नहीं आती हमें। अच्छा, और कर्नाटक में हाँ जी, इसमें एक किसान ने ये काम अपने गांव के लिए किया, केवल एक गांव में अपने, अच्छा, वो बात मोदी जी तक पहुंची और मोदी जी ने मन की बात में वो कहा, वही काम हम उसके 15 दिन पहले से, 15 दिन 1 महीना पहले से 103 गांव में किया हमने, दूसरों के लिए, अपने गांव में नहीं। लेकिन हमारी बात आज तक वहां नहीं पहुंची, ये हमारी कमी नहीं थी, ये पार्टी के जो नेता हैं, जो संगठन है, जो भी, उन लोगों ने नहीं पहुंचाई। ठीक है, हमें कोई कष्ट भी नहीं है, हमें तो काम की सेवा करनी, सेवा करनी, इसका फल जनता तो जानती है कि इन्होंने करा, हमें जनता में फॉलोइंग बनानी है अपनी। लेकिन अगर मोदी जी पे ये बात पहुंच जाती तो शायद हमें बहुत कुछ, हाँ जी, वो हमारी बहुत बड़ी शाबाशी देते हैं हमें, लेकिन पहुंची नहीं वहां तक। ठीक है। तो इसलिए प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। नहीं, आपकी बातों से मुझे ना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा झलक रही हैं। एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, कि सकारात्मक सोच। आपने इतना डार्क फेस देखा अभी जो हुआ, उससे पहले जो आपका फेस था, कई बार उतार चढ़ाव आए, उसके बाद भी इतने पॉजिटिवली खड़े रहना, ये हिम्मत की बात है। और ये अच्छा रहा मेरे लिए। जब मेरी पत्नी की डेथ हुई तो मैं अगर बैठ जाता तो शायद अभी भी मैं अगर रात को खाली जाता हूँ तो मुझे वही सामने दिखाई देती है। अच्छा, और मुझे, अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या बीतती है, ये सबसे बड़ा कष्ट है। लेकिन मैं इसमें आ गया और मुझे बच्चों ने लगा दिया कि भाई पार्लियामेंट जरूर लड़नी है, पार्लियामेंट मांगो, तो मेरा बहुत टाइम कट गया और मुझे, मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा रहा, वापस ये अच्छा ही रहा मेरे उसके हिसाब से। हाँ जी, एक वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन है जो कि मुझे भी जानना था सबसे ज़्यादा, कि भाजपा का अब क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या नई कंडीशंस लेके आ रही है हमारे देशवासियों के लिए, ताकि हमारा देश और डेवलप कर सके। लेकिन जब कंडीशन भाजपा लेकर आ रही, अब 370 हटाई, ठीक है, तब किसी को बताया तो नहीं था पहले हटाने जा रहे हैं। हाँ जी, वो धप्पा था एकदम से। अब बताया। हाँ जी, और भी कई काम ऐसे करे पार्टी जिनको पहले से नहीं बताया जी, धमाका छोड़ा, जब नोटबंदी करी तो बताया था क्या किसी को? रात को 12 बजे कर दी, बिल्कुल। मोदी जी खड़े हो गए। तो आगे क्या योजना होने वाली है, क्या मोदी जी के मन में क्या योगी जी की, ये बात मैं तो नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरी है कि मैं सलाह जरूर दे सकता हूँ कि भाई ये भी अब हाँ जी, होना चाहिए। जैसे ये चीज़ जैसे बहुत अच्छी जैसे हमारी पॉपुलेशन है, हाँ जी, भाई ये पॉपुलेशन अगर ऐसी रही तो कुछ नहीं, नौकरी मांगते रहेंगे लोग, नौकरी कहाँ से मिल जाएंगी और कहाँ से? एक समय, एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद क्राइटेरिया हट होता। जाके फिर कहाँ से हाँ, काम हो और पाएगा। दूसरी बात रही किसान की, देखो किसान की बात ये, किसान को आप कितना भी दे दो, किसान घाटे में रहे, किसान की मेहनत के हिसाब से उसे मजदूरी तो नहीं मिलती ना। किसान के हिसाब से जितनी मेहनत वो करता है उसके हिसाब से उसकी रिटर्न नहीं है। ओके, और हमारी सरकार ने जब से आई है किसानों के लिए एमएसपी भी डोड़ी कर दी, मतलब उसके लिए सरकार जो भी करती है वो कर रही है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इसी लाइन पे चलने की जरूरत है सरकार को, ओके, किसानों के लिए। क्योंकि सबसे, जब हमारे पास अन्न नहीं होगा, हम पैदा नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल। सब कुछ बेकार है इसके बिना। नहीं, वो किसान, सारा कुछ किसान पर डिपेंड करता है, इसलिए किसान को राजी करना ये सरकार का ध्येय भी है और सरकार इसमें लगी हुई भी है। ठीक है, लेकिन कुछ किसानों के बिचौलिया नेता कुछ ऐसे हैं जो अपना मौज लेने के लिए अपने आंदोलन और ये करते हैं, उन्हें बात मूल मकसद से कोई मतलब नहीं है उनका। उन्हें केवल मजा लेना है कि बॉर्डर पे पड़े, हम घेर रखा, हमने ये कर रखा, हमने दुनिया भर की। लेकिन सही बात तो ये है कि किसान को लाभ मिलना चाहिए, किसान को खेती का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, उसे हर सुविधा मिलनी चाहिए। जितनी सुविधाएं किसान दे रहे, किसान के लिए सरकार दे रही है, उसके तक पहुंचनी चाहिए। और इसकी व्यवस्था पार्टी ने बखूबी करी है। जी, जैसे जनधन खाते, अच्छा, मैं जनधन खातों को सारी योजनाओं की धुरी बांधता हूँ। अगर जनधन खाता ना होता तो आप सारी योजनाएं, जो आपने ये बताया जनधन खाता, आप इसके बारे में थोड़ा एक बार बताना चाहेंगे? जनधन खाता मतलब ये जिन लोगों गरीबों के, जैसे मान लो हम हैं या मेरा परिवार है, तो मैं तो गरीब नहीं हूँ लेकिन गरीब श्रेणी मेरे गांव के जो लोग आते हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे थे, मतलब 77% लोग जिनका खाता ही नहीं था बैंक में। अच्छा, हाँ, और उनके लिए कोई योजना सरकार से आई, कोई एड सरकार से आई, मान लो किसान सम्मान निधि आई या कोई भी योजना ले लो, ठीक है, तो उसको क्या होता, बंटवारा होता था पहले। अच्छा, कांग्रेस सरकार कहती थी कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। तो वो 85 पैसे हमारी सरकार में गायब नहीं होते अब,
अच्छा, इतने खाते खुलवा दिए हमने गरीबों के, सारे गांव गांव खाते खुलवा दिए, हर घर में खाता खुलवा दिया, हर व्यक्ति का खाता खुलवा दिया कि सरकार से अगर 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपये का 1 रुपया उनकी जेब में पहुंचेगा और ऑनलाइन सारा खाता खाते में पहुंच जाएगा उनके। हाँ ये चीज़ कोई बिचौलिया उसमें से चुरा नहीं सकता, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है सब कुछ ऑनलाइन, और वो स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप कहीं भी प्रूफ करवा सकते कहीं हैं। भी करो सकते हो। नहीं ये चीज़ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एज अ यूथ और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें भी दुख होता है कि जब हमारी जनता हमारी देश की कैपिटल पे ऐसे धरने कर रही है, तो उस चीज़ पे ये आपका सवाल है। दूसरा, मैं दूसरी बात वही कहने जा रहा हूँ फिर दोबारा से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार से नौकरी मत लो। भाई यूथ है, आज अगर यूथ को नौकरी की आवश्यकता, नौकरी पे जाएगा नहीं, वो जाएगा जो टॉपर है, जो बढ़िया यूनिवर्सिटी से जिसने किया है, ITI से जिसने किया। मान लीजिए आप तो 100 नंबर वाले हो, आपको भी नौकरी वही चाहिए सरकार से, और मैं जो हूँ 30-35 नंबर 40 मतलब कि नंबर, मुझे भी वही नौकरी चाहिए। जो आपकी भाजपा पार्टी का है कि मेहनत करोगे तभी मिलेगा। तभी जितना करोगे उतना मिलेगा भाई। समझ गया, समझ है? आज सरकार दे रही है, अनाज भी दे रही है, 2 रुपये किलो गेहूं भी दे रही है, 3 रुपये किलो चावल भी दे रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है सरकार। अच्छा, कोई सरकार देगी क्या? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद बावजूद भी हमें कुछ लोगों को वोट नहीं मिलता, जो हमारा खा रहे हैं, जी, इस सरकार का खा रहे हैं, सरकार की नीतियों को खा रहे हैं और नहीं दे रहे। ओके, उनसे हमारी शिकायत है, उन्हें हम पढ़ाते भी हैं, उन पर हमारी ड्यूटी रहती है, भाई इन्हें समझाओ, ठीक है इन्हें बताओ। जी, जिसे हमने गैस का चूल्हा दिया 2 साल पहले दिया, उसे हम याद दिला दिला के आते हैं, भैया तुझे दिया है हमने, भैया दिया तो वो हमारे सामने भी मुकरने को तैयार है, नहीं तुमने कहा दिया, वो तो हमें बहन जी ने दिलवाया। समझ गया। मतलब आगे कुछ और पीछे कुछ आगे और, कुछ और पीछे कुछ और और। समय पे खड़े होते नहीं है। एक मुझे आपकी पार्टी की तारीफ करनी थी जी जो मुझे सबसे अच्छी लगी। सिक्योरिटी बिहाफ पे जब मैं स्टैट्स पढ़ रहा था जी। तो बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज बिफोर 2014, जो रेट था और जो आज का रेट है वो 70% प्लस आप लोगों ने सिक्योरिटी इतनी मजबूत कर दी देश की कि बाहरी देश से अब एक इंडियन सिटीजन को डर नहीं है। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। नहीं, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए आप, उसके लिए धन्यवाद दीजिए जो हमारे लोग पहले कोरोना टाइम में बाहर देशों में फंसे हुए हाँ जी, थे, हाँ उन जी। सबको हम एक करके लाए। जो बच्चे हमारे यूक्रेन में थे, हम वही तो, यूक्रेन ये में सारी थे, security हम सबको चीजें लाए, आ चाहे जाती एक एक बच्चे पे चाहे 1-1 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन सरकार ने ला के अपने देश में उसे रखा। ये सिक्योरिटी बेस की बात है कि नॉट इंटरनली सिक्योरिटी कि एक तो भाई देश के अंदर जी। कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से, जो पॉलिटिशियंस है वो किस तरीके से स्टेट को रूल करें, आउटसाइड भी कि पूरे देश विदेश से चाहे कोई विपदा आई हो एक हिंदुस्तानी नागरिक पे, आप लोगों ने उस विपदा पे काम करा और सही तरीके से उस विपदा को का हल निकाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और, जी। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्या ये ज़रूरी होता है कि पॉलिटिशियंस मनी माइंडेड होते हैं? मतलब ये क्वेश्चन, ये मैं ढंग से फ्रेम में वापस सही बताता हूँ सही है, सही क्वेश्चन सही है। कि पॉलिटिशियंस मनी माइंडेड होते हैं क्या एक्चुअली? बिजनेस मतलब कि उनका बिजनेसमैन की तरह जो प्रोस्पेक्ट होता है। हाँ, अब कुछ लोग पॉलिटिक्स में ऐसे घुस गए जिन्होंने पैसा कमा लिया, वो पॉलिटिक्स को बिजनेस समझते हैं अच्छा, कि पैसा कमाओ और पैसा लगाओ, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। वो लोग, ऐसे लोग कुछ दिन चलेंगे बाहर हो जाएंगे, ऐसे हैं लोग, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं ठीक है। कि जो पैसा कमाना अपना ध्येय समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे हमारी पार्टी में तो कुछ लोग हैं जिनकी छटनी हो जाएगी। अच्छा, बाकी ज़्यादातर हमारी पार्टी में सेवक है। देखिए इस समय आज MP हैं हमारी पार्टी में, MP को टाइम काटना भारी है। ये मोदी जी का इतना सख्त उन पर वो है जी, कि हर MP की उन्हें पता रहती काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और सबका जो, जब दूसरा टिकट देने का नंबर आएगा, जब टिकट दिया जाएगा अब, हाँ जी, तो सबका रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है कि इसने भाई 5 साल में किया क्या, अच्छा, रहे कहाँ ये, ठीक है, इन्होंने क्षेत्र में कुछ किया नहीं किया, हमारी योजनाओं पर काम किया नहीं किया। ठीक है। तो सारी चीजें देखने के बाद ही, नहीं तो जनता टिकट कट जाएंगे, देख लेना आप चाहे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और कटे हैं पहले भी, अब भी कट जाएंगे, पहले भी कटे, अब भी अब कटे। भी कट जाएंगे। जो काम नहीं करा देते वो कट जाएंगे। जो काम करने लायक नहीं है उसका भी, पार्टी जैसे मान लो बुजुर्ग हो गए हमारी पार्टी में बहुत, तो उनको पार्टी ने उनकी जगह भेज दिया कि भाई जहाँ उनका ठीक ठाक है, वो काम नहीं कर सकते, तो उन्हें सक्रिय राजनीति से थोड़ा, ये बुजुर्ग वाली बात से जैसे कुछ गवर्नर बन गए कुछ लोग, हाँ जी, तो वो लोग वो गवर्नर बना दिए है, उनका सम्मान तो है, हाँ जी, बना दिए पार्टी ने। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने पार्टी की सेवा की तो आपको बिल्कुल हमने बेकार कर दिया, पार्टी गवर्नर, भाई तुम अब यहाँ बैठो, ये कुछ आसान काम है, इसे कर लो। नहीं, बुजुर्ग, आपने बुजुर्ग टर्म यूज करा तो उससे एक चीज मुझे रिलेट करनी है जी। कि देश का यूथ पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से इतना भागता क्यों है? मतलब एक चीज मैंने देखी है कि अभी सोशल मीडिया जब से थोड़ा वायरल होने लगा है तब से पब्लिक ज्यादा कंसर्न हो रही है, वरना पहले ना यूथ भागता देखो भागता यूँ है। सही बात तो ये है कि जो पॉलिटिशियन के जो कपड़े हैं ना, जी, उनसे भी कुछ लोग बहुत जलते हैं। अच्छा,
इसलिए कि कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी और ऐसा माहौल बना दिया कि लोग समझने लगे कि सारे पॉलिटिशियन एक से ही होते हैं। और हमें बड़ी तकलीफ उसकी होती है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें भी वही सुनने को मिलता है, हमें लगता है यार ये हमें भी ऐसा समझ रहा, हमें भी। तो कुछ लोगों ने इतना गंदा कर, मतलब ये जैसे कहते हैं ना एक मछली तालाब गंदा कर दे, तो ऐसी कुछ मछलियों ने तालाब गंदा कर रखा। ठीक है। और जिनकी देखो अब सारे काम एक साथ तो हो नहीं सकते। हाँ जी। पार्टी ने जो सुधार किए 5 साल में जितने काम किए इतने किसी सरकार ने किए भी नहीं। तो धीरे धीरे जब ये सरकार चलेगी, अभी अभी जाने वाली कहीं है नहीं, तो इन सब की भी सफाई होती चली जाएगी आगे। और ये भी सब अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चलते रहेंगे, ये अच्छा, सब नज़र में है, सब नजर पर ऐसा नहीं है, सब नज़र में नहीं। कुछ मजबूरियां भी हैं भाई, सरकार भी चलनी है और बनानी है, तो अभी कुछ जरा कम ध्यान दिया जा रहा है इस, और पहले और तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और भी बहुत चीज़ें, भ्रष्टाचार भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। उस पर भी सरकार जो है बराबर कर रही है। लेकिन हालांकि काफ़ी लोग अब सुधर गए हैं, लेकिन अभी सरकार जब मोदी जी, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ 5-10 साल में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। आज विधायक नहीं है लखनऊ में, अच्छा, कह रहे हैं लोग कि अब साहब ये क्या विधानसभा खाली पड़ी रहती है, वो दारुल सभा जहाँ विधायकों की चहल पहल रहती है देर समय, 10-20 लोग पड़े कमरों पर, नहीं है तो काम ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में जाओ काम करो, वहाँ यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब ग्राउंड लेवल पे असली ग्राउंड लेवल पर काम करिए आप। बिल्कुल एसी वाले रूम। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं पिछली बार विधायक बना हाँ था जी। तो मैं समझता हूँ 5 साल में कम से कम साल भर तो लखनऊ रह गए होंगे हम। अच्छा, कभी 3 दिन रह, कभी 4 दिन। काम भी इतने होते, ट्रांसफर भी लो, पोस्टिंग भी लो, ये भी लोग घेरे रहे। अब की बार हमें, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा पूरे 5 साल के अंदर मैं बस 17 चल रहा तो अलग बात है, भी रहने पड़ेगा 15 दिन 1 महीना। बाकी तो मैंने मुश्किल से 20-25 दिन, 25-30 दिन रहे हूँ, ठीक है। कोई काम ही नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग का इन्होंने सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन कर दिया, इसमें कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसमें तो आपको बस ठक ठक ठक। और बाकी वो देख रहे हैं, अगर मान लो आप घूम रहे हो वहाँ लखनऊ में, हाँ जी। तो पूछ भी लेंगे मुख्यमंत्री से, पूछ ले भाई कैसे है वहाँ क्षेत्र में, देखो यार यहाँ क्या रखा। नहीं, ये बिल्कुल सही चीज़ है। पब्लिक के मन में ना अब एक चीज़ और आ रही है कि आफ्टर मोदी जी पब्लिक योगी जी को बीजेपी का फेस मानती है। हाँ सही बात है। इस पे आपके क्या विचार है? क्योंकि आप तो देखें, आप तो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, आप हम लोगों से ज़्यादा उन्हें बेहतर समझते हैं। देखो मेरे लिए तो योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो वही अच्छी बात है। योगी जी को आज लोकप्रियता उनकी भी इतनी है, बिल्कुल, जितनी मोदी जी की लोकप्रियता देश में है उतनी उनकी प्रदेश में है, नहीं, और बाहर बाहर भी है। पब्लिक कहती है कि योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश के प्रधान। तो अब देखो, मैं किसी नेता को नाराज करूंगी ये नहीं ये करके ले, तो ये तो जिसकी फॉलोइंग है वो तो आएगा ऊपर, वो रुकेगा थोड़ी किससे। समझ गया। जिसकी फॉलोइंग है वो तो आएगा। योगी जी का शोर है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी अब जो भी कुछ इस बारे में मुझे कहना कुछ उचित नहीं रहेगा। ठीक है। अभी तो देखो, अभी तो फिलहाल तो मोदी जी हैं। हाँ जी। तो मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी हैं अच्छा ही है। मोदी जी जब तक रहें ज़्यादा दिन तक बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। जो विश्वास मोदी जी पे, वो विश्वास तो देखो मुश्किल से ही कभी कभी आता। हाँ जी। लेकिन योगी जी भी इसके बाद अच्छे प्रदेश में उनका अच्छी फॉलोइंग है। ऐसा नहीं, प्रदेश में बाहर प्रदेश में भी आपने देखा कि जहाँ चुनाव हुए हमारे राजस्थान वगैरह में, तो सब जगह योगी जी की डिमांड रही है। ओके। एक चीज़ और है कि मोदी जी को ट्रेंड सेटर का नाम दे दिया है। ट्रेंड सेटर, इसका मतलब ये होता है सोशल मीडिया पे कि वो बंदे ने जो काम करा उसकी पब्लिक दीवानी हो गई, उसे पब्लिक बार बार देख रही है। आत्मविश्वास है उनके अंदर बहुत बड़ा। अच्छा, इसका पीछे ये कारण है? बहुत बड़ा आत्मविश्वास है उनके अंदर। जो काम वो करते हैं आत्मविश्वास करते हैं, और अपने बिल्कुल कि भाई ये मैं कर रहा हूँ तो ठीक है और कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। और करे उन्होंने सारे काम पूरे। बताइए आप कौन सी योजना जो उन्होंने लागू की नहीं अटक गई हो। नोटबंदी है, नोटबंदी जब नोटबंदी की तो लोग कहते हैं यार ये कर दिया, गलत कर दिया, ये कर दिया, आप कैसे निपटेंगे, आप देखेंगे तमाशा। क्या कुछ भी तमाशा नहीं हुआ, नोट बंद हो गया और दूसरा नोट चल गया। पर इसमें एक मेरी शिकायत थी कि वुमेन सिक्योरिटी पे, क्योंकि जो रेप केसेस हैं वो सबसे बुरी चीज़ लगती है किसी भी देश के लिए, है ना। खुद भी सोच के बुरा लगता है, तो उस चीज़ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर वो चीज़ दर्शकों को नहीं दिख रही अभी कि उस पर काम हो रहा है। आप उस चीज़ पे बताएं, क्योंकि रेप केसेस ऑल ओवर द इंडिया, वो चीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। तो वो तो देखो, इंडिया की बात आप ये देखिए, हमारे अमेरिका जो है, हाँ जी, उसका यूपी से के बराबर ही उसमें जनसंख्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, और रकबा उसका 4-5 गुना ज़्यादा ही होगा, समझ शायद 10 गुना भी ना हो अमेरिका का। और हमारे पास जनसंख्या है 140 करोड़ भारतवर्ष में, ठीक है, और रकबा उससे चौथाई। बिल्कुल। तो हमारा वो तो ज़्यादा आएगा ही अगर रेशो तो। ओके। हाँ, हमारा रेशो ज़्यादा आएगा उसमें कि भाई हमारे देश में ज़्यादा है, ये घटना इतनी घटना नहीं है। अगर जनसंख्या के हिसाब देखा जाएगा तो हमारी घटनाएं और देश कम है, ठीक है, कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है देश की, इसलिए हमारे भारतवर्ष को थोड़ी वो मिलती है भाई यहाँ ज़्यादा होने के। लेकिन जनसंख्या भी देखिए आप 140 करोड़ है। समझ गया। मतलब कि आप एक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अनुपातिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन है ये बात है सही। तो ये तो देखो किसी के बस की बात नहीं,
ये तो लेकिन है कि लेकिन उसको भी खत्म करने की सरकार प्रयासरत तो है, काफ़ी प्रयास कर रही है। और बाकी बात तो मैं इससे चैनल से हट के आपको बता दूंगा जी जितनी घटनाएं हैं उनमें क्या है। ठीक है। नहीं, सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया मांगता हूँ कि आपने आज हमें समय दिया। आपने हमारी अपनी पार्टी और अपने बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया ताकि एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझ सके। एक एंडिंग स्टेटमेंट या एक मोटिवेशन स्पीच, क्योंकि आप ना मुझे कार्यकर्ता की बजाय एक मोटिवेशनल स्पीकर भी लगे कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा जी। और उसके बाद भी आज एक हिम्मत और साहस के साथ खड़े हैं। तो हमारी जनता के लिए, क्योंकि यूथ इस देश का अगला भविष्य है, उनके लिए एक मोटिवेशन। तो मैं तो यूथ्स के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे अभी भी ये कहा था कि सही बात है कि आप पढ़ते हैं लिखते हैं, मेहनत करिए खूब, आप अच्छे नंबर लाइए और बढ़िया इंस्टीट्यूट में आप उसे अटेंड करिए। ठीक है। लेकिन आप अगर नौकरी सब नहीं, आप इस काबिल बनिए कि नौकरी दें आप। ठीक। नौकरी मांगने की नौबत तो बाद में आए कि कुछ नहीं हो रहा था भाई चलो नौकरी मांग लो, लेकिन पहले तो आप यही कोशिश करें अपने मन से कि हम नौकरी दें। जी। और ये चल रहा है अब। अच्छा। अब उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने लोग आ गए, बहुत लोग आ गए। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में हिम्मत बन गई लोगों की, जब यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई, तमाम धराशायी हो गए, तो लोगों ने अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो मैं समझता हूँ जब वो इन्वेस्ट करेंगे, इतना बड़ा पूंजी लगाई जा रही है इस प्रदेश के अंदर, तो रोजगार भी मिलेंगे, समझ रोजगार पैदा होंगे। और तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ भाई कि आप लोग ज़्यादातर कोशिश ये करें कि रोजगार दें। और बाकी तो हमारे देश के इंजीनियर हैं, हमारे देश के डॉक्टर हैं, तो बाहर के देशों में भी आज हमारी पकड़ है। बिल्कुल। बाहर हमारे अमेरिका में और आप कहीं चले जाओ, हमारे देश के डॉक्टर हैं, हमारे देश के इंजीनियर हैं जो टॉप कर रहे हैं वहाँ। हाँ जी। तो ऐसे लोगों को जाना ही है, नौकरी करनी ही है। देगी सरकार, क्यों नहीं देगी सरकार। समझ गया। तो एट लास्ट धन्यवाद। और दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स की लिस्ट पूरी करो। एंड थैंक यू एंड नमस्कार।